ठीक हो गया। फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट आप कह सकते हो, वहाँ स्ट्रक्चरल डायग्राम पूछा था इसमें, इसलिए वर्ड वहाँ पे स्ट्रक्चरल डायग्राम था, फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट समझ गए, यही वाला। ठीक है, चलो ये हुआ आपका पहला मैनेजमेंट विच इज कॉल्ड फॉरेस्ट मैनेजमेंट। नेक्स्ट आइए सॉइल मैनेजमेंट। सॉइल मैनेजमेंट, मृदा प्रबंधन। ऊपर देख रहे होंगे आप इस इमेज में, सामने आप लोग एक इमेज देख रहे हैं, इस इमेज में एक नोटिस करिए, सबसे पहले चीजें समझते हैं फिर इसके अंदर एक एक करके पॉइंटर पे समझेंगे। सॉइल मैनेजमेंट सबको पता होगा, सामने देखिए दिया हुआ है बेयर सॉइल दिख रहा है, उसके बाद इसको बोलते हैं बंजर जमीन। बंजर जानते हैं, बेयरलैंड, ये बंजर है और ये ह्यूमिडिटी जो होती है, ह्यूमस, वो बढ़ती चल रही है 10%, 25%, 50, 70, 100%। ठीक है, तो आपने मेरे हिसाब से सभी जमीनें देखी होंगी, तो इन सभी में से सबसे बेटर लास्ट वन है, सबसे मिनिमम पहली वाली होती है, तो यहां से वहां तक करना यही है आपका सॉइल मैनेजमेंट। एक लाइन में चीज समझ में आ गई है, तो फ्रॉम बेयर लैंड टू फर्टाइल लैंड, दिस इज कॉल्ड सॉइल मैनेजमेंट। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। बंजर जमीन से उपजाऊ जमीन तक पहुंचना, फ्रॉम बेयर लैंड टू द क्या फर्टाइल लैंड, सिंपल, दिस इज कॉल्ड सॉइल मैनेजमेंट, मृदा प्रबंधन कहलाता है, मृदा प्रबंधन कहलाता है। मिट्टी का मैनेज करना क्यों जरूरी है, क्योंकि सीधी बात है, अगर आपने सॉइल मैनेजमेंट नहीं किया तो क्या, हम एक चीज समझिए, मिट्टी का मैनेजमेंट हमारी जीवन से डायरेक्ट रिलेट करता है। सॉइल मैनेजमेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर लाइफ, यस नो, क्वेश्चन समझ में आ गया। सॉइल मैनेजमेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर लाइफ, मेरा सीधे लाइन है कि आपके जीवन से सीधा सॉइल मैनेजमेंट रिलेट करता है, हाँ या ना भाई, सीधी बात है, अगर मिट्टी नहीं रही तो कुछ नहीं रहा। कुछ नहीं का मतलब है पेड़ नहीं रहे, पेड़ नहीं तो ऑक्सीजन खत्म, मिट्टी नहीं रही तो खाना खत्म, भूखे मर जाओगे, बिना ऑक्सीजन के मर जाओगे, काम खत्म हो गया। तो बिल्कुल किसी भी चीज का मैनेजमेंट आपसे ध्यान रखना। अगर फॉरेस्ट मैनेजमेंट पूछे तो फॉरेस्ट मैनेजमेंट हमारी लाइफ से डायरेक्ट नहीं है। अगर आप दुनिया भर के सभी पेड़ों को, फॉरेस्ट को काट दीजिए तो हम जिंदा रहेंगे क्या? क्वेश्चन मेरा ध्यान से, दुनिया भर के सभी जंगल को काट दें तो क्या हम जिंदा रहेंगे? हाँ, पॉसिबिलिटी है, हो सकता। आप लोग, कितने लोग जंगल से सांस ले रहे हैं अभी? नहीं, फिर भी सांस ले रहे हो ना, तो मतलब क्वेश्चन है कि दुनिया भर के सभी पेड़ काट दें तो खत्म कहानी है, बट दुनिया भर के सभी फॉरेस्ट को काट देंगे तो भी हम जिंदा रहेंगे। लेकिन दुनिया भर की, अगर आपकी सॉइल नहीं रही, खराब हो जाए, बोल दुनिया भर की मिट्टी खराब हो जाए तो क्या होगा? सीधी बात है, मिट्टी खराब होगा तो पेड़ है ही नहीं, और जब पेड़ नहीं है तो सांस नहीं ले पाएंगे। दूसरी चीज, अगर मिट्टी खराब होगी तो खाना नहीं होगा, खाना नहीं होगा तो भूखे खत्म। अब बात समझ में? तो ये इंपॉर्टेंट होता है आपका सॉइल मैनेजमेंट। क्लियर हुआ? अब इसमें आइए करके समझाता हूं मैं आपको। 2019 का क्वेश्चन है, लिख लीजिए, बता देता हूं। गवर्नमेंट का टारगेट लिखिए, टिल 2030 2030 तक 100% सॉइल मैनेजमेंट, 100% सॉइल मैनेजमेंट मतलब 100% मृदा प्रबंधन की आवश्यकता का टारगेट गवर्नमेंट ने दे दिया है। 100% सॉइल मैनेजमेंट का टारगेट गवर्नमेंट ने दिया है। अब आते हैं मेथड ऑफ सॉइल मैनेजमेंट। सॉइल मैनेजमेंट के तरीके है मेंस का क्वेश्चन, किन किन तरीकों से सॉइल को हम लोग मैनेज कर सकते हैं, वन बाय वन करके चलते हैं। सबसे पहला सॉइल मैनेजमेंट आपके सामने, सब लोग जानते होंगे इसको, क्या बोलते हैं? टेरेस स्टेप फार्मिंग, सुना होगा सबने, या फिर टेक्निकली इसको क्या बोलते हैं? कंटूर, सुना है? कंटूर नहीं सुना? कोई बात नहीं, फिर लिख लीजिए इसको, फिर तो कंटूर ही लिखिएगा। कॉन्टूरिंग प्लगिंग, CONTOURING, कॉन्टूरिंग प्लगिंग, समोच्च रेखीय जुताई, टेक्निकल वर्ड, ठीक है? कॉन्टूरिंग प्लगिंग, ये क्या है? फोटो का दिख रही है आपको? ये क्या है? ये कहां पे होती है ऐसी खेती? हिल एरियाज, बिल्कुल सही बात है, पहाड़ों पे होती है, सही बात, कॉमन है। क्यों? वाटर ज्यादा नहीं लगता, और कुछ खास बात? यहां पे देखिए इस इमेज में, यहां पे देखिए बाकायदा प्लगिंग हो रखी है, खेती दिख रही है आपको, ये बड़ी बड़ी इमेज है, इसको जूम करेंगे तो अब देखिए ये आपको दिख रहा है, खेती वाली नहीं होती है प्रॉपर, यहां पे हो रखी है। लेकिन ये ऐसे कैसे है? पहली चीज है ये सर ऐसे है क्योंकि वहां का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर ही ऐसा, पहाड़ है, तो स्लोप पे सीधी तो हो ही नहीं सकते, स्लोप पे ऐसे ही होगा। अब इस तरीके से पहाड़ों को कट किया गया स्टेप बाय स्टेप, जिससे पानी ऊपर से आए तो वो फ्लो करके नीचे चला जाए।
क्योंकि दिक्कत है सबसे ज्यादा वहां पर रेन की। पहाड़ों पे आप देखते हैं हर दूसरे दिन बारिश हो रही है, तो उस बारिश का पानी अगर लगातार स्टोर हो जाएगा तो पूरी क्रॉप खराब हो जाएगी आपकी। समझ में आई बात? लेकिन अगर क्रॉप खराब होने के लिए फिर तो सीधा सीधा था, बट इसलिए बता दिया कि जिससे ये जो मिट्टी है ये यहां पे देखो उधर से स्लोप आ रहा है, फिर यहां पे रुक गया। इसका मतलब मिट्टी जो बह करके फ्लो करके आई वो यहां पे क्या हो गई, रुक गई, फिर फ्लो करेगी फिर यहां पे रुक गई। कुछ को समझ में आ रहा है? तो ये स्पेशली किस एरिया में होती है? हिल्स में। तो लॉजिक बात है, क्या ये सॉइल मैनेजमेंट का बेटर एग्जांपल है? बिल्कुल है। तो इसको तुरंत नोट कर लीजिए, कंटूर प्लगिंग इन हिली एरिया। नंबर 1 पहला पॉइंट, इन हिली एरिया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है वाटर यूटिलाइजेशन, पानी का यूज, उपयोग। ठीक है, इसको बोलते हैं कंटूर प्लगिंग। दूसरा पॉइंट आइए, ये वर्ड स्पेशली होता है टेरेस फार्मिंग। इसको लिख लीजिए, सेम ही चीज होती है बट इसको स्पेशली बोलते हैं टेरेस फार्मिंग, जो लिखा हुआ है सीढ़ीदार खेती। ये आप सामने इमेज में देख रहे होंगे, प्रॉपरली क्या दिख रही है आपको? है टेरेस, समझ में आ रही है? सीढ़ी है टाइप की, उसकी फार्मिंग सेम ही चीज होती है। डिपेंड ऑन स्लोप्स, ध्यान रखना, जहां पर स्लोप ज्यादा होता है वहां पर ये होती है। जहां पर स्लोप, इस चीज को लिख लो, पहले वाले पॉइंट में लिखो लेस स्लोपी एरिया, पिछले वाले में कंटूर वाले में लिख लो लेस स्लोपी एरिया, कम ढलाव वाले क्षेत्र। जहां पे ढलाव ज्यादा होता है वहां पर टेरेस फार्मिंग होती है। टेरेस फार्मिंग हो गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है इसको टेरेस फार्मिंग को लेकर के? कॉमन चीज होती है, सबको पता होगा। थर्ड पॉइंट आइए, ये है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन इंपॉर्टेंट है, क्रॉप रोटेशन। हेडिंग डाल दीजिए, क्रॉप रोटेशन। फसल चक्र कॉमन है, जानते होगे फसल चक्र क्या होता है, क्रॉप रोटेशन। ये वैसे तो इकोनॉमी वाला सिलेबस होता है, वैसे तो इकोनॉमी में कवर करते हैं एग्रीकल्चर वाले में, लेकिन कॉमनली क्रॉप रोटेशन, एक ही तरीके की खेती को करना ठीक नहीं है। आप भी बहुत सारी चीजें रोटेट करते हैं भाई। आप सेम खाना रोज खाते, अलग अलग खाते हैं, क्यों? टेस्ट, टेस्ट भी है, न्यूट्रिएंट भी है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि सर हमारे शरीर की डिमांड में कई सारे न्यूट्रिशंस चाहिए, उन सभी न्यूट्रिएंट्स को खाली मोमोज खा के काम नहीं चलेगा। कोई एक ऐसा खाना जिस खाने को मैं आपको बोलूं आप हमेशा खा सकते हैं। जेन्युइन क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, जब मिले मौका तो आपको कोई कहां खा लेंगे सर? कोई भी ऐसा आइटम, आराम से सोचिए, कोई भी ऐसा आइटम जो आपको रात को उठाकर खिला खा लेंगे फट से, है ना? देखो 2-3 लोग सरीले जी साहब, कुछ राजमा, अरे पहाड़ी गजब, पहाड़ों इतना राजमा प्रिय है वो छोटे वाले, अरे खतरनाक। ये अपना वाला राजमा, तुम्हारे वाले ना, हाँ अपने वाले नहीं, यहाँ प्लेन वाले दूसरे हैं, वहाँ के दूसरे होते हैं पहाड़ वाले। वो सही लगते हो, सही कह रही हो, बिल्कुल मैं पॉइंट इस पर एग्री करता हूँ, राजमा अच्छे लगते हैं। पहाड़ वाला राजमा, पहाड़ों में जाएगा नैनीताल वगैरह घूमने के लिए तो वहाँ पे स्पेशल जरूर ऑर्डर कीजिएगा राजमा, वहाँ का जो लोकल होता है वो। ठीक कह रही, राजमा कभी भी, वाह भाई। और कुछ किसी का कोई आइटम, कुछ भी आपको बोला जाए तो आपको लगे हाँ कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक बात है सर, एक आध ऐसे आइटम हो भी सकते हैं, लेकिन उस अकेले आइटम से आपकी बॉडी ग्रो नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि रीजन आपके सामने, बहुत सारे न्यूट्रिशंस की नीड होती है, वो हमारे पास फुलफिल होती है ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ फूड। सेम कहानी है, जो जमीन होती है उस जमीन की जो नीड होती है वो अलग अलग होती है। लॉजिक है, किसी क्रॉप में हो सकता है उस जमीन की फर्टिलिटी थोड़ी सी कम हो गई और आपने सेम क्रॉप फिर कर दी तो और फर्टिलिटी डाउन हो गई, और फिर थर्ड जो क्वार्टर उसमें आपने भी सेम क्रॉप कर दी तो समस्या हो जाएगी कि नहीं। जमीन हो सकता है ऐसा हो कि जमीन तुम्हारी फर्टिलिटी लॉस कर दे या स्ट्राइल हो जाए, बंजर जमीन हो जाए, तो फिर तो कहानी खत्म है। इसलिए हमें किसकी नीड पड़ती है? क्रॉप रोटेशन की। ठीक है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, मैं आपको लिखा देता हूं, लिखो, लेस फर्टाइल क्रॉप, लेस फर्टाइल, कम फर्टाइल फसल, कम उपजाऊ, डैश, हाई फर्टाइल क्रॉप, अधिक फर्टाइल क्रॉप, डैश कॉमा कॉमा डैश डैश करके, इमरजेंसी क्रॉप, आपातकालीन फसल, डैश, सेम लेस हाई। समझ गए? तो लेस से चलेंगे हाई पर, हाई के बाद जब वहां पे फर्टिलिटी डाउन हो गई तो इमरजेंसी क्रॉप, जहां इमरजेंसी क्रॉप लिखे हैं वहां पे लिख लीजिए अरहर। अरहर जानते हैं? तुअर, जरूर लिखिए।
इमरजेंसी क्रॉप, कई बार सिविल्स का आईएएस का डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इमरजेंसी क्रॉप को लेकर के, ठीक है। तो पूरे वर्ल्ड में अगर आपसे इंडिया में पूछे कि कौन सी क्रॉप, सिंपल तरीके से समझिए, अगर कोई लैंड है, उस लैंड की फर्टिलिटी लॉस हो रही है, हुई नहीं है, हो गई तो फिर तो कहानी खत्म है भाई, बैरन हो गई तो थोड़ी अरहर लगा काम करोगे, लेकिन अगर लॉस हो रही है और आपको उसको रिकवर करना है, अरहर लगा दीजिए। समझ में आया? इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इमरजेंसी क्रॉप के नाम से डिनोट करते हैं। क्लियर हो गया सबको? चलो नेक्स्ट आओ, बहुत कॉमन है, ये सामने देख रहे हैं आप लोग, क्या है ये, अलग अलग दिया हुआ है कि रोटेशन में रूट्स इन की है। ब्रिस्का सुना है तुम लोगों ने सब? नहीं, कोई बात नहीं। लेग्यूम्स तो जानते होगे, दलहन वाली फसलें होती हैं, और पोटैटो के फैमिली में ये दो होते हैं। तो ये रोटेशन है, समझ में आ रहा? इन दोनों में एक, इसमें से कोई एक, फिर इसमें से कोई एक, फिर इसमें से, ऐसे रोटेट करते चलिए। तो ये रोटेशन है, नीड नहीं है क्रॉप रोटेशन, उसमें कवर करेंगे इकोनॉमी में। चलो नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट है आपका, ये आपके सामने नेक्स्ट पॉइंट देखिए, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, झूमिंग कृषि। शिफ्टिंग कल्टीवेशन की इमेज आप देख रहे होंगे, आप सभी लोगों ने अपने स्कूलों में पढ़ा होगा, झूम कृषि या शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये सामने प्रोसेस है शिफ्टिंग कल्टीवेशन की, वो रिजल्ट है इमेज में। पहले तो प्रोसेस में देखिए, ये आपके नॉर्मल ग्रीन था, नॉर्मल ग्रीन को फिर इसने सीधी बात है पहले थोड़े से पेड़ झड़े, फिर उसको क्या किया, यहाँ नॉर्मल फील्ड थी, फिर इसको क्या कर दिया, जला दिया। कैसे करते हैं, नॉर्मल पेड़ होते हैं, इन नॉर्मल पेड़ पे जो ट्राइबल लोग होते हैं उनको खाना तो चाहिए, अब उस खाने के लिए वो इन पेड़ों को तो खा नहीं सकते, तो लॉजिक बात है उनको एग्रीकल्चर करना पड़ेगा, फार्मिंग करनी पड़ेगी। तो फार्मिंग करने के लिए वो इन पेड़ को जलाते हैं, बर्न करते हैं। जब जलाते हैं तो जलने से लकड़ी जलेगी तो कुछ मिला, उसको बोलते हैं आप कुछ तरीके से फर्टिलाइजर, ठीक है। लकड़ी जो जलती है, उस जली हुई लकड़ी की जो एसेस होती, राख होती है, उसको वो क्या करते हैं, खेतों में डाल देते हैं, जिससे उस जमीन की जो फर्टिलिटी होती है थोड़ी सी इंप्रूव कर जाती है। अब इंप्रूव करने के बाद वो उस जमीन पे फार्मिंग करते हैं। कितने दिन, क्योंकि आप उसके अलावा कोई और फर्टिलाइजर यूरिया तो डाल नहीं रहे, उसमें आपने वही डाल रखी जली हुई लकड़ी, जितने दिन चली चली, उसके बाद अब लॉजिक बात है फर्टिलिटी खत्म उस जमीन की, अब वो वहां से कहीं और हो जाते हैं शिफ्ट। अब आया समझ में? और जिस जगह पे जाते होंगे उस जगह पे ये पेड़ ऑटोमेटिकली होते हैं, जंगल तो बहुत बड़े होते हैं, तो फिर इस पेड़ को काट के जला के खेती करते हैं। कुछ कुछ समझ में आ रहा? फिर जब वहां की फर्टिलिटी खत्म तो कहीं और, तो ये क्या करते जा रहे हैं, शिफ्ट करते चल रहे हैं, और शिफ्ट करने के साथ ये क्या करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं। दैट इज कॉल्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन। हिंदी में इसीलिए इसको बोलते हैं झूम कृषि। झूम समझ गए, झूम 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 के। ये है आपके सामने वो लैंड, जिस लैंड पे ऑलरेडी खेती कर चुके थे। देखो ये कटिंग दिख रही है आपको, सारे पेड़ कटे हुए दिख रहे हैं, ये दिख रहा है सब ब्लैक ब्लैक वाले, ये सब क्या है, कट वाले ट्री हैं, काट करके जला करके यहाँ पे खेती की। और ये देखो वुडन दिख रही है आपको, जली हुई लकड़ी, ये है आपकी। तो अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, अच्छी चीज है बुरी चीज है, कॉमन सेंस अच्छाई क्या सर इसमें, बुराई, क्योंकि आप पेड़ तो खत्म ही कर दे रहे हो सीधे। और दूसरी चीज है, ठीक है आपको लगा आप यहां से चले जाओ, उसके अलावा जितने पेड़ आपने काटे उस पेड़ को वहां पे दोबारा लगा दो और फिर चले जाओ, ये पेड़ अपने आप होते रहेंगे, बट ऐसा नहीं होता है। ये पेड़ जला करके चले गए कहीं और, तो ये पूरी जमीन बैरन हो गई कि नहीं हो गई? जब पूरी जमीन बैरन होगी तो फिर तो सीधे सीधे एनवायरनमेंट का बड़ा तगड़ा वाला कंसर्न है कि नहीं भाई साहब? इसीलिए इंडिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन इलीगल है। क्लियरली क्या है, इलीगल है। आप किसी भी तरीके से शिफ्टिंग कल्टीवेशन को नहीं कर सकते हैं, ये रूल है। ठीक होगी बात? तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन सबको पता है। आपको तुरंत यहीं पे होमवर्क देता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। लिखिए नेम ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन इंडिया। नेम ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन इंडिया। भारत में शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम, एंड वर्ड भी ऑल्सो लिखी लो, इन वर्ड। दुनिया में देखो नेम ऑफ शिफ्टिंग, देखो डिफरेंट कंट्री, चलो इंडिया के स्टेट दिखा देता हूं आपको मैं। इंडिया के अलग अलग स्टेट में शिफ्टिंग, ये आपको जैसे गूगल आप करेंगे आपके सामने आ जाएगी। प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, मिल्पा पिल्पा आपको मिल जाएगी, हर जगह मिल जाएगी। मैं एक आपको दिखा देता हूं एक तरीके से। देखिए यहां पे ये देखिए एक मोटा मोटी नाम है आपका, क्या छत्तीसगढ़ में क्या, दीपा, ब्राजील, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, आंध्र प्रदेश, कुछ कुछ आपको नाम दिख रहे हैं। ऐसे वाली जैसे आप स्लाइड में जाएंगे तो आपको देखो तुरंत झूमिंग दिख रहा है, पामलाव, दीपा, बेवार, दहिया, ये आपको तुरंत इमेज मिल जाएगी गूगल पे। समझ में आया? तो इंडिया में किस जगह पे किस शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या बोलते हैं, थोड़ा ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो ये प्रीलिम्स के लिए यूपी पीसीएस का डायरेक्ट क्वेश्चन है, आईएएस में नहीं, यूपी पीसीएस में। अगर आपको आईएएस में जाना होगा तो आईएएस में इन इंडिया की जगह इन द वर्ल्ड डालना पड़ेगा।
तो दुनिया भर में जैसे यहीं पे एक थी ना, कहाँ पे, ये देखो ब्राजील में क्या है, रोका, भारत में क्या है, झूम, ऐसे करके दुनिया भर में अलग अलग नाम से होती होगी। क्लियर? तो इंडिया और वर्ल्ड के शिफ्टिंग कल्टीवेशन के एक कॉलम तैयार कर लीजिएगा, हो जाएगा। चलो नेक्स्ट आओ, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बाद ये आप सामने देख रहे हैं, इनको बोलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। जो भी आपका पॉइंटर क्या चल रहा है, टॉपिक क्या चल रहा था आपका, हाँ तो लिख लीजिए, लेस फर्टाइल, ये क्या नाम इसका, ग्रेजिंग। नेक्स्ट लिखिएगा ग्रेजिंग। ग्रेजिंग का मतलब होता है आपका नॉर्मली, चारण बोलते हैं ना शायद हिंदी में कुछ समथिंग, पशु चारण। ग्रेजिंग अच्छी चीज है बुरी चीज है? हाँ सीधी बात है, ग्रेजिंग अगर सही एक जगह पे कराई जाए और लिमिट में कराई जाए तो बढ़िया है, क्योंकि उसके बाद पॉसिबल कैसे, आप सीधी बात है फॉर्डर को जानवरों तक ले जाना, उससे बेहतर है जानवरों को फॉर्डर तक ले जाओ। दोनों में से ज्यादा बेहतर कौन सा ऑप्शन है भाई? सीधी बात, आप जानवरों को चला करके ले जा सकते हो, फॉर्डर को चला नहीं पाओगे ना, तो फॉर्डर को तो आपको लाद के ले जाना पड़ेगा, तो सरदर्दी है कि नहीं है? इसीलिए दुनिया भर में बहुत बड़े बड़े ग्रेजिंग यार्ड भी होते हैं, ग्रेजिंग फार्म हाउस भी होते हैं। बट मैंने बताया जानवरों के चरने में सबसे बड़ा जो निगेटिव चीज है क्या है, ग्रेजिंग में सबसे ज्यादा निगेटिव क्या है? मीथेन। तो बहुत बात, बहुत ज्यादा टेक्निकल है। नॉर्मली ग्रेजिंग में क्या नुकसान है, यहां सामने आप देख रहे हैं इनको चढ़ते हुए, लॉजिक बात है, इसमें क्या आपको दिख रहा है कि ऐसी खराब चीज? ग्रेजिंग में खाना खाते समय बहुत सारा ग्रेजिंग वाली जो फूड होता है वो वेस्ट हो जाता है। कैसे वो वेस्ट होता है? इनके लेग से। समझ में आ गया होगा भाई? सीधी बात है, आपने जानवरों को अगर कभी ग्रेजिंग करते हो देखे तो वो एक जगह का उखाड़ते हैं, अगर अच्छा लगा नहीं तो हटा के फिर दूसरी जगह जाते हैं, तो जो वो उखड़ गया उसका क्या? दूसरी चीज, जहां पे ये खड़े हो रहे हैं यहां पे ये चल रहे हैं, लेकिन इनके जो लेग्स जहां पर है वहां की घास दब गई। लॉजिक बात है कि नहीं? या फिर अगर कुछ इनको लगता है तो हल्का सा वहां खोद देते हैं भाई, डिग आउट करते हैं, तो वो डिगिंग में भी क्या होता है, वो पूरी क्रॉप खत्म हो गई। अब ये हुआ एक काऊ, ऐसे करके एक जगह पे 1000 काऊ खड़ी है ग्रेजिंग के लिए, तो आप खुद इमेजिन करके देखिए वहां की जमीन का क्या होगा। सोचने वाली बात होती है। क्या हो गया यार इतना, एक मिनट, इसको लिख लीजिए, लिखो इन ग्रेजिंग, चारण में इंस्टेड ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, खाने की तुलना में वेस्टेज ऑफ फूड इज मोर, खाने का वेस्ट होना ज्यादा होता है विच इज अ बैड थिंग फॉर द स्मॉल क्रॉप। ध्यान से, विच इज अ बैड थिंग फॉर स्मॉल क्रॉप, जो छोटी फसलों के लिए ज्यादा नुकसान करता है। ये इंपॉर्टेंट ध्यान, जो बड़ी बड़ी फसलें होती, बड़ी फसल समझ में आया? लाइक अगर आप मान के ऐसे समझो कि 2000 हेक्टेयर, 1000 हेक्टेयर, थाउजेंड्स ऑफ हेक्टेयर में अगर है तो ग्रेजिंग में कितना फर्क पड़ेगा। लेकिन जो छोटा कुल मिला के 1 बीघा, बीघा समझते हो, गांव देहात के जो लैंड होते हैं 1 बीघा जमीन में अगर हो रहा है, उसमें कॉर्नर वाला इलाका होता है जहां पे चरने के लिए बनाएगा, अब वहीं पे खराब हो जाएगा तो क्या होगा, समझे? तो अगर आपसे पूछे कि ग्रेजिंग का जो इंपैक्ट है वो सबसे ज्यादा कहां पर है, तो स्मॉल क्रॉप पे है। ये ध्यान रखना, प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन है आपका। दूसरा, हाँ ठीक है, कंट्रोलिंग ऑन ग्रेजिंग ऑल्सो नीडेड, वो ठीक है आप कर लेंगे, कंट्रोल तो जरूरी होता है ग्रेजिंग के लिए। लिमिटेड, वही कहता है लिमिट में ग्रेजिंग कराना बेहतर ऑप्शन है, कंट्रोलिंग ऑन ग्रेजिंग। क्लियर हो गया यहां तक? चलो लास्ट इसमें होता है, फिर आगे बढ़ते फिर वर्ल्ड लाइफ वाला कल कराऊंगा, वो है आपका सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन, किसी को गली इरोजन भी बोलते हैं, आराम से, सॉइल इरोजन, ध्यान से। सॉइल मैनेजमेंट शायद हो गया था ना पीछे, हाँ ये लास्ट पॉइंट इसका आता है, लिखिए सॉइल इरोजन। इसको बोलते हैं मृदा, क्या बोलते हैं हिंदी में यार, अपर्दन, अपर्दन, मृदा अपर्दन। यहां देखो आप सामने देख रहे होगे, ये एक सॉइल है, मिट्टी का हिसाब किताब दिखा रहा है, लेकिन इस मिट्टी के हिसाब किताब में कुछ मिट्टियां कुछ इस तरीके से आपको दिख रही हैं जो अलग अलग तरीके से वेस्ट हो रखी हैं। इन चारों जो इस तरीके से वेस्ट हो रखी है, उसमें आपको समझने के लिए मैंने वर्ड है, इसको बोलते हैं रिल। कुछ स्पेस दिख रहा है आपको, वो वाली आपने बहुत देखी होगी, जनरली जो बैरन लैंड होता है वो उसी को दिखाते हैं स्प्लैश में। थर्ड होता है गली। गली और रिल में साइज का फर्क होता है।
सीट का मतलब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, चारों में बता दूंगा आपको करके। सीट का मतलब होता है जो जमीन की अपर लेयर है वो पूरी लेयर खत्म हो जाए। सिंपल तरीके से याद करने की ट्रिक होती है बेडशीट। बेडशीट को अगर आप गद्दे से हटाएंगे तो पूरा गद्दा दिखता है। सेम कहानी होती है, सीट का मतलब होता है जमीन जो होती है नॉर्मल लैंड, उसकी जो अपर लेयर है वो अपर लेयर पूरी किसी रीजन से चली है। किस रीजन से जा सकती है? जनरली रीजन होता है वाटर, क्योंकि हवा से भी जा सकती है, लेकिन हवा बहुत तेज होनी चाहिए, तभी तो अपर फर्टाइल। भाई सीधी बताओ, जमीन की सबसे फर्टाइल अपर लेयर ही होती है, और वही लेयर अगर खत्म होगी तो फिर तो बात ही खत्म हो गया। सही बात है। तो इस लेयर को खत्म करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो जनरली होती है फ्लड एरिया। फ्लड में बहुत तेज स्पीड से पानी आता है, वो पूरी लेयर को उड़ा ले जाता है। ठीक बात है। तो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे सॉइल इरोजन में। पहला पॉइंट है सामने रिल इरोजन। सामने ये रिल, हिंदी बोलते हैं अवनालिका, रिल। तो कुछ नहीं है, आपको एक पतली पतली सी स्ट्रिप बना दीजिए, छोटी छोटी नाली टाइप की। कैसे बनाएंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे अलग से सॉइल मैनेजमेंट में पढ़ते भी हैं, बट आपको थोड़ा सा देखो ध्यान से। कैसे बनाओगे? एक ऐसे लैंड बनाओ और उसमें इस तरीके की पतली पतली सी स्ट्रिप बनाओ, ऐसे करके, ऐसे करके। एग्जैक्टली नहीं, थोड़ा सा टेढ़ा वड़ा बना दो कुछ इस तरीके से। समझ रहे हो? तो यहां से ये जो लेयर से फ्लो करके जा रहा है, ये है फ्लो ऑफ फर्टिलिटी। किसकी फर्टिलिटी है? समझ गए? लैंड फर्टिलिटी। पतली जो होती है वो रिल कहलाती है। ठीक हो गई बात? समझ गए सब लोग? इसी इमेज को दूसरी इमेज बनाएंगे और उसमें इसकी जो विड्थ है उसको थोड़ी चौड़ी कर दीजिए। हाँ, उसको लिखिए गली इरोजन। गली इरोजन। क्लियर हो गया? गली इरोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। स्प्लैश इरोजन जो होती है, ये जो आपने इरोजन लिखा हुआ है, ये होता है रेनफॉल जीरो। जब जीरो आपकी रेनफॉल हो जाती है तो उस तरीके को बोलते हैं स्प्लैश इरोजन। स्प्लैश समझते हो? पानी को छिड़कना समझते हो? स्प्रिंकल समझते हो? उसी से रिलेटेड कुछ होता है। तो पानी की तरीके से इरोजन होता है, मतलब जो पानी जो होता है नॉर्मली रेन ना होकर के स्प्लैश की फॉर्मेट में आए, तो उस तरीके से होता है। मतलब पानी कायदे में जितना पड़ना चाहिए उतना नहीं पड़ेगा, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगी? टफ होती जाएगी। तो ये जनरली आपने मूवीज में देखा होगा, जब सूखा दिखाता है, नहीं बैरन लैंड दिखाते हैं या ड्रॉट वगैरह का सीन नहीं दिखाते, तो उसमें इस तरीके के किसान खड़ा रहता है यहाँ पे ऐसे रख के, हल टाइप का, और उसके यहाँ पे दिखता, वो ये होती है। कैसी होती है? जो सूखे। तो ध्यान रखना, ये सूखे वाली जमीन नहीं है। ये किससे पानी, ये गली इरोजन हो रहा, किस चीज से पानी जा रहा ना भाई? तो ये वाटर वाटर है और ये आपकी ड्राई है, बट अल्टीमेटली तुम्हारा इरोजन तो सॉइल का ही हो रहा है ना। अब आ रहा कुछ को समझ में? ठीक। और इसमें क्या बोलते हैं? सीट इरोजन में लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार है। मूवमेंट ऑफ अपर फर्टाइल लेयर। मूवमेंट ऑफ अपर फर्टाइल लेयर, ऊपरी उपजाऊ परत का मूवमेंट, डैश, ओनली इन द फ्लड एरिया। केवल बाढ़ वाले क्षेत्रों में ऐसी चीज मिलती है। इन सब में आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा खतरनाक वाला कौन सा इरोजन है चारों में? चारों में से सबसे खतरनाक वाला इरोजन कौन सा है? लॉजिक है कौन सा? शीट इरोजन। बिल्कुल सही तुक्का मारा। क्यों भाई? सीधी बात है, फर्टाइल लेयर ही खत्म हो जाए तो ऊपर वाले में क्या है? फर्टिलिटी खत्म नहीं हुई है, सूखे के नाते जमीन की जो अपर फर्टिलिटी वो हट गई है, नीचे तो अभी भी फर्टाइल है। अगर आप किसी रीजन से वहां पे पानी ले आइए तो वहां पे पेड़ तो निकल जाएंगे ना भाई साहब। यहां तो ऊपर की जो मेन लेयर थी फर्टिलिटी वाली, वो लेयर ही खत्म है भाई साहब। तो लेयर ही खत्म हो जाएगी तो आप कितना भी पानी और फर्वो डालो, एक नई मिट्टी, आपको पता है एक नॉर्मल मिट्टी को बनने में लगभग 250 CR ईयर लगते हैं। 250 करोड़ साल में मिट्टी की अपर लेयर तैयार होती है। मेरा डेटा पकड़िए। तो जो आप चलते चलते रोड से जा रहे हैं या खेत से जा रहे हो, ऐसे करके नहीं लात चला देते, उड़ जाती है धूल, तो आपने सोचिए 250 करोड़ की मेहनत उड़ा दी। बात को समझिए ऊपर वाले की क्या प्रोसेस होती है। और फिर इस नई मिट्टी को बनने में 250 करोड़ साल लगेंगे। और ये मैं आपको डेटा दे रहा हूं जो गवर्नमेंट का डेटा है। अब किसी रीजन से, इसीलिए बोलते हैं लैंडस्लाइड या जो इस तरीके के जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं वो क्यों खतरनाक होते हैं, रीजन आपके सामने। एक बार मिट्टी की अपर लेयर उड़ गई, खत्म कहानी है। इसलिए जो फ्लड प्रोन एरिया होते हैं वहां पे या तो बहुत अच्छी खेती हो जाती है या फिर वो खत्म ही हो जाते हैं। बहुत अच्छी खेती का सेंस होता है क्योंकि वहां पे जो फ्लड का वाटर आता है वो वाटर कहां से निकल के आ रहा है? माउंटेन से तो रिवर आती है, और माउंटेन किस चीज से मिलकर के बनता है? रॉक से।
और रॉक के अंदर क्या होते हैं? मिनरल्स। अब आया समझ में? तो मिनरल्स की एक्स्ट्रा लेयर ला करके इस लेयर के ऊपर बिछा देती है। जब क्या होगी, फ्लड का जो स्पीड होगी वो कम होगी, जो कम स्पीड होगी तो नई लेयर बिछ गई। नई लेयर का मतलब आप सोच के देखो, बिना किसी फर्टिलाइजर के तुमने नई लेयर डाल दी, तो जो 250 करोड़ में साल में होना था वो 10 मिनट में हो गया। लॉजिक है? स्पीड बिछ गई कि नहीं? सोच के कितना बड़ा मिनट। बट वो उसके लिए मैंने कंडीशन बताई कि फ्लड का स्पीड धीरे होनी चाहिए, तब तो ठीक। लेकिन फ्लड की बहुत स्पीड है तो आप खुद सोचिए, पूरी पूरी मिट्टी को अगर बहा ले गया तो 250 करोड़ साल की मेहनत खत्म। इसीलिए अगर आपसे पूछे सबसे ज्यादा जो निगेटिव जाता है वो ये है। सबसे कम इंपैक्ट किस में होगा? बस सीधी बात है, पतली पतली वाली जो स्ट्रिप्स हैं, स्ट्रिप्स वाइज हैं, ठीक है। इस खेत में अगर मान लीजिए 3 है तो ये तो फर्टाइल है ना अभी आपकी। भाई कल को क्या होगा, आप मिट्टी यहां से निकाल करके यहां लगा देंगे तो ऑन एवरेज हो जाएगी नहीं हो जाएगी? काम खत्म हो गया। कुछ को समझ में आ रहा है इस चीज को? ये बहुत ध्यान रखना, क्योंकि इसको लिख लीजिए, सीट इरोजन में है मोस्ट डेंजरस सिचुएशन इन द सॉइल इरोजन। मोस्ट डेंजरस सिचुएशन इन द सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन की सबसे ज्यादा खतरनाक सिचुएशन होती है। ये आपका हुआ क्या पोर्शन? सॉइल इरोजन को लेकर के। फॉरेस्ट मैनेजमेंट, सारे मैनेजमेंट क्लियर हो गए? क्वेश्चन लिखिए मेंस के लिए। why we need different type of erosional management in agriculture sector। कृषि क्षेत्र के लिए अलग अलग अपर्दन क्यों जरूरी है? तो अलग अलग समझ में आया। दूसरा चीज, डिफरेंट टाइप ऑफ मैनेजमेंट इन इकोलॉजिकल सेंस। डिफरेंट टाइप ऑफ मैनेजमेंट इन इकोलॉजिकल सेंस, पर्यावरणीय रूप से अलग अलग टाइप के, अलग अलग प्रकार के प्रबंधन। ये सीधा टिप्पणी, शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आया हुआ था, 2010 का क्वेश्चन है मेंस का। तो अलग अलग टाइप में समझ में आया। और जो सबसे इंपॉर्टेंट किसी एक मैनेजमेंट पे आता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इन सभी मैनेजमेंट में, वो 2 हैं। पहला लिखिए फॉरेस्ट मैनेजमेंट, शॉर्ट नोट्स आए हुए हैं, फॉरेस्ट मैनेजमेंट वन प्रबंधन, और दूसरा है आपके सामने सॉइल मैनेजमेंट इरोजन, सॉइल मैनेजमेंट। समझ गए? ये आपका होता है टाइप ऑफ मैनेजमेंट। क्योंकि नया टॉपिक है तो आराम आराम से करेंगे। इनमें से क्वेश्चंस आप लिखें तो बहुत अच्छी बात है, लिख करके मुझसे चेक करा दीजिएगा। नहीं लिखते हैं तो कोशिश कीजिएगा लिखने के लिए। अगर आपसे बन जाते हैं क्वेश्चन में तो उसको कवर करेंगे, क्योंकि हम नए नए टॉपिक पे करेंगे। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक होगा वो है, बस हेडिंग डाल दीजिए, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का टॉपिक अब आपका नेक्स्ट होगा। तो इसके मुझे नोट्स आपको देने हैं। तो अभी जानवी आज आई नहीं है, तो नोट्स में भी हो सकता है इसके बन गए होंगे। तो उसके प्रिंट आउट आपको जब मैं दूंगा तो फिर उसको पढ़ाना मेरे लिए ईजी होगा। ठीक है?